औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो हम होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं और जैसे हम पर्टर्बेशन टेक्निक्स है, होमोट्रोपी पर्टर्बेशन मेथड है, इनका यूज़ करते हुए हम लोग लीनियर ऑपरेटर और इनिशियल गैसेस चूज़ करते हैं, जो कि एक बुनियादी और सबसे अहम मसला है। और अगर हम लोग इसकी सिलेक्शन कर लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी सिलेक्शन करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं और उनका जो सोल्यूशन है हम उनको आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे जो इन्वर्स ऑपरेटर है उसको डिफ़ाइन करने की बात करेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये एक पेपर है जिसको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस पेपर में जो है ये पेपर जो है BVPH2 या आप लोग होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड का यूज़ करते हुए आप इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसके जो टेक्निक्स हैं वो एजुकेशन फॉर ऑल पे मौजूद हैं। आपको ये मेथड हल करने का तरीका और उसके साथ ये ऑपरेटर्स जो हैं वो शार्टली डिस्कस किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, तो आप इस लेक्चर की हेल्प से उनको निकाल सकते हैं। ये बात याद रखें कि जो BVPH2 है ये 2013 में जो है ये ऑनलाइन इसको रिलीज़ किया गया था, बट ये जो टेक्निक्स हैं ये 2015 में जो है इसको जो है पब्लिश किया गया। तो ये जो है आपको मोर इजी है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस जो है हम जितने भी जो है गैसेस करते थे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि आपको थोड़ा सा जो है अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ए ऑफ साई इक्वल टू एफ, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने लिखा ए साई इक्वल टू एफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमने ये ले ली और इसमें जो ए है इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड एफ इज़ द नोन फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ए है ये हमारे पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको पता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, यानी कि डी ओवर डी टी है या डी ओवर डी एक्स है या फिर डी क्यूब ओवर डी एक्स है, यानी कि इस तरह का जो ऑपरेटर है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और एफ को हम कहते हैं कि ये नाउन फंक्शन है। तो one can quickly gain its common solution u is equal to a inverse of f। तो हमें यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, हमें मीन इस पाई की वैल्यू चाहिए, तो a को अगर हम उधर ले जाएं तो a इनवर्स ऑफ f, तो वी गेट द सोल्यूशन क्विकली, तो हमें एकदम से उसका सोल्यूशन मिल जाता है, यानी हमें साई की वैल्यू निकल आती है। अब मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि ए इनवर्स जो है ये कैसे निकालते हैं। व्हेन द इनवर्स ऑपरेटर ए इनवर्स इज नोन और इफ इट इज इजी टू गेन, अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ सीपीयू टाइम और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर ऑफन कंज्यूम टू कैलकुलेट इनवर्स ऑपरेटर ए इनवर्स इन जनरल। तो यहाँ पे हमारे पास जो इशू है वो ये है कि वी नीड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ money because we want to CPU that have high power, and for this purpose for calculating A inverse, तो A inverse के लिए हमें जो है ज़्यादातर काम करना पड़ता है इन्वर्स पॉइंट करने के लिए। तो इसी मसले के सोल्यूशन के लिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक I am going to repeat this one. First of all, A of psi is equal to F, where A is our differential operator and F is the known function. Now the F, we know about F, but we need psi. For psi, we take the inverse of A inverse, where A is a differential operator, and we can get the solution very fastly of the here it is the u, here is the psi. We find the solution of u if we know A inverse, but for the A inverse it is difficult for us to find A inverse, and there are some methods to find A inverse by using the computer, but it is so time consuming. You need, maybe in some cases you need
2 to 3 days, 10 days, 15 days, our CPU are continuously working, and after that you get the A inverse. But for and also you have lot of problems if you don't have the good system. In some cases when the question is linear, in that case we uh, we has difficulty to find A inverse. So the to find the A inverse, it is the major problem before this paper. Uh, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, कैन वी सॉल्व नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मीन ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग एन इनवर्स मैपिंग। तो हम इस चीज़ को निकालने के लिए हम अगर डायरेक्टली इनवर्स मैपिंग के ऊपर जाएं तो हम इससे कुछ हल कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग एनी इनवर्स ऑपरेटर। इफ सो, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो लॉट ऑफ सीपीयू टाइम कैन बी सेव्ड। दिस इज मोटिवेशन ऑफ दिस वर्क। तो इसके लिए हमें अगर हम ये प्रोसेस कर लें तो हमारा जो टाइम भी बचेगा और साथ में पैसे भी बचेंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि टाइम के साथ जो आपके जो कन्फ्यूजन होती है, मैक्सिमम लोग जो है इस पर फोकस नहीं करते मेथड पे, क्योंकि इसका टाइम कंज्यूमिंग की वजह से वो एतमाद में नहीं लेते इसे। तो इस चीज़ से जो है वो बचत हो जाती है। Then tried diagonally perturbation techniques are widely used to gain analytical approximation for non-linear of differential equation A of psi equal to f। तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि जो ट्राई डायगोनली परटुर्बेशन टेक्निक जो है, इस टेक्निक के बारे में आप लोग वेल फेमिलियर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो इट इज़ नॉट एन इशू, आपके जहन में थोड़ा सा आना चाहिए कि जब इस तरीके से हम एक्सटेंड करके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं कि परटब करके सोल्यूशन निकाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वे। अगर आपको फिर भी इसका नहीं अंदाज़ा तो इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू। ओके, are widely used to gain analytical approximation for nonlinear differential equation if there exists a small physical parameter epsilon and beside of a nonlinear operator a contain a linear ones। तो हम कहते हैं कि परटुर्बेशन टेक्निक से हम लोगों के पास अगर जो ए होता है इसके दो पार्ट हो, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर पार्ट हो, तो हम अपने क्वेश्चन को परटब करके आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर का जो लीनियर और नॉन लीनियर पार्ट होता है उनको हम लोग सेपरेट कर सकें, और सेपरेट करने के बाद लीनियर पार्ट जो है वो शुड बी इन्वॉल्व द हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब ये कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर तीन है या 4 है, इफ इट इज 3 और 4, in that case in the linear operator should be present the highest derivative। अगर आपके पास उसके अंदर लीनियर ऑपरेटर जो आपने चूज किया है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव मौजूद है तो इस केस में आप इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, आपका लीनियर ऑपरेटर जो है वो सेकेंड ऑर्डर आ रहा है और आपका जो दूसरा है डेरिवेटिव वो जो है नॉन लीनियर जो है वो उससे हायर जा रहा है, तो फिर उस केस में आप इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने चूँकि वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन ए ऑफ साई इज इक्वल टू एफ, नाउ वी परटर्ब द साई इज इक्वल टू साई नॉट साई 1 एप्सिलॉन प्लस साई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम ये चीज़ लें और अब हमने क्या किया, एंड ट्रांसफर द ओरिजिनल नॉन लीनियर ऑपरेटर इनटू अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर सब प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो जैसे डी ओवर डी एक्स लिखा हो तो वो यहाँ भी लिखें और दूसरी साइड पे भी लिखें, तो वाई वी से इट द लीनियर ऑपरेटर, इसको हम इसलिए कहते हैं कि हम इनको यानी कि जैसे सपोज डी ओवर डी एक्स लें दोनों साइडों पे, तो इन सब के साथ अलग-अलग हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। फॉर दिस फिनोमिना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम इसके ऊपर भी लीनियर ऑपरेटर यूज करते हैं या इसके ऊपर एल ऑफ साई नॉट, तो इसका आंसर जो है वो एफ आ गया। और इसी तरह जब हम एल ऑफ साई 1 करेंगे तो उसका आंसर जो है वो कुछ नेक्स्ट कोई आंसर आ जाएगा, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता जाएगा। तो ये जनरल केस में ये लिखा गया है। होप्स यू पीपल आर अंडरस्टैंड इट व्हाट इज डूइंग हियर।
we are talking about the linear operator, and if we use the linear operator, you know about the linear operator. When we apply any linear operator, we can write the operator with each term, with each different term. अगर आप इसके बाद हम यहाँ लेते हैं और यहाँ पे क्यू एम इज डिपेंड अपॉन द नोन टर्म्स। इन टर्म्स के ऊपर जो है, ये जो टर्म्स हैं नोन टर्म्स है, इनके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है क्या चीज़, हमारा क्यू एम हमने जनरली लिखा है, जस्ट ये हमारी डिस्कशन है। एंड दस इज नोन, नोट दैट दीज लीनियर सब प्रॉब्लम हैव a close relationship with the original equation. Thus use the same linear operator L, that is the linear part of the original equation A of psi equal to F. In applied mathematics, there exist many methods that transfer a nonlinear problem into series of the linear subproblem diagonally. These linear subproblem often has a rather close relationship with the original one, but are often difficult to solve because it is generally time consuming to obtain an inverse operator, or even for a linear equation sometimes the linear part even does not contain the highest order derivative, so that the linear subproblem becomes singular. Since there are more boundary initial condition, it is even worse where A does not contain any linear part of at all. This mainly become perturbation techniques, and other traditional analytical approximation method cannot provide a freedom to choose the related linear operator for linear subproblem. This determine this equation types. ओके यहाँ पे आपने वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर ऑपरेटर। तो हमने बात ये की कि जो लीनियर ऑपरेटर है, बाज़ दफ़ा एक तो वो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। इफ़ ये अगर निकल सकता है तो फिर इन दैट केस हमारे पास देयर आर मेनी मेथड्स, परटर्बेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम को, इवन तो सिंपल प्रॉब्लम को भी बात हल करने में बहुत टाइम दरकार होता है विद कंप्यूटर यूज। बट इसके बरक्स और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे इसके फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा लीनियर ऑपरेटर है, इन सम केसेस इसका ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं करता, और इन सम केसेस लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो हम फाइंड ही नहीं कर पाते। इन तमाम केसेस में जो ये मेथड होते हैं, परटर्बेशन टेक्निक्स होती हैं, ये हमें अलाउ नहीं करती हैं कि हमें फ्रीडम नहीं है इसमें कि लीनियर ऑपरेटर को हम समहाउ कुछ चेंजिंग भी दे सकें। इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए जो जो प्रॉब्लम हमने ऊपर यहाँ डिस्कस किए हैं, उसके लिए हम चलते हैं अब इस नेक्स्ट टेक्निक पे। फॉर्चुनेटली वी यूज सच काइंड ऑफ द फ्रीडम in the frame of the homotopy analysis method, and analytical approximation techniques for highly nonlinear problem based on homotopy. A basic concept in topology about continue variations. The Hem can easily transfer a nonlinear equation into an infinite number of linear subproblems compared to the perturbation techniques and the other diagonal analytical method. The Hem has some advantage. First of all, the Hem can transfer a nonlinear problem into the infinite number of subproblems without any small large physical parameters. Now we are talking here, and we start this one. What is the Hem? Hem is the homotopy analysis method. This is the technique to solve the nonlinear problem. तो इस टेक्निक में हमें यहाँ फ़ायदे इसके बताए जा रहे हैं कि ये जो है हम लोग अगर यूज़ करें कि टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं अबाउट कंटिन्यू वेरिएशन। जो कंटिन्यू वेरिएशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की बेस पे होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड में जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना एज कम्पेयर टू परटर्बेशन टेक्निक ज़्यादा आसान है कंपेयर टू द and rather tridiagonal analytical method. Hem has same advantage. First of all, Hem can transfer non-linear problem into infinite number of linear subproblem. इसकी बात करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सब लीनियर प्रॉब्लम, यानी कि एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके जब हम उससे बहुत सारे
लीनियर प्रॉब्लम में लेके आ जाते हैं, तो उसमें जो एप्सिलॉन पेज होता है, जैसे हम परटर्बेशन टेक्निक के अंदर कोई स्मॉल पैरामीटर शुड भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से हल कर सकें। अब हमारे पास है, अगर वो जो एप्सिलॉन होता है यानी कोई स्मॉल वेरिएबल जो पैरामीटर्स जो इन्वॉल्व होता है वो अगर लार्ज हो तो वी कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द होमोट्रोपी sorry with the help of the perturbation technique. But homotropy help us if the parameter is small or large, और इसके अलावा हम बाद में पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं करते. इन अदर वर्ड द हेम वर्क इवन दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉल लार्ज फिजिकल पैरामीटर. और ये हेम जो टेक्निक है ये विदाउट पैरामीटर भी चल सकती है, काम करती है. और वर्क इवन दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉल लार्ज फिजिकल पैरामीटर इन गवर्निंग इक्वेशन and initial boundary condition. Secondly, the HAM provide us a great freedom to choose the equation type of the linear subproblem. The freedom of choose of the axilinear operators L for linear subproblem, even if the original non-linear operator A does not contain any linear part. Since we have great freedom in the frame of HAM to construct different homotopes or variations, इसको हम लोग variation या homotopes कहते हैं. Especially unlike perturbation techniques and the other analytical method, the HAM provide us a convenient way to guarantee the convergence solution series. The mean of introducing is so called the convergence control parameter. तो हेम जो है ये बेसिकली हमें सबसे जो अहम इसमें इफेक्ट है वो है कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर. हेम जो टेक्निक है उसके अंदर हम एक ऐसा पैरामीटर खुद से इन्वॉल्व कर देते हैं जो कि हमें सोल्यूशन अगर कन्वर्ज ना कर रहा हो तो हम उस पैरामीटर्स की चेंजिंग की वजह से सोल्यूशन को कन्वर्जन की तरफ ले जाते हैं. और ये जो मेथड है इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर द नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स. With these advantages, the HAM has been widely applied to solve nonlinear problems in lot of fields. For example, the HAM was successfully applied to gain, and for the first time, the theoretical predictions of the so-called steady-state resonance waves with time-independent spectrum in deep and finite depth of the water for full wave equations, which was confirmed in 2015 by the physical experiment. For detail, please refer to the 17. There is a reference. The potential and novelty the HAM, since truly new method should bring us something new and different. This is all about the homotropy analysis method, and their results are somehow there are 3 to 4 advantage. The HAM is first one is it is not depend on the parameters, that is large, small or not involved. Secondly, it is effective method for it is control the convergence control parameter is involved in this method. That is way we can get over a required solution and that depend on the convergence control parameter. Next one. Here it should be emphasized that the HAM provide us a great freedom to choose the equation types and auxiliary linear operator L of the linear sub problem. तो यहाँ पे हमारे पास जो है HAM जो है ये हमें प्रोवाइड करती है एक बहुत ही फ्री चूज करने के लिए लीनियर ऑपरेटर को. इसका मतलब ये है कि आपके लिए स्पेसिफिकली अगर आपने गलती से लीनियर ऑपरेटर को चेंज कर दिया और किसी दूसरे बंदे ने उसको डिफरेंट चूज किया तो भी आपका सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा. सच काइंड ऑफ फ्रीडम इज द लार्ज दैट इन द फ्रेम ऑफ द HAM द सेकंड ऑर्डर Gelfand equation can be solved very easily by means of the transforming into the infinite number of fourth order 2-dimensional to 6th order 3-dimensional linear differential equation, and the convergent series solution were good agreement for a numerical one and illustrated. By Liu and Dan 18, note that the traditionally believed that the second order differential equation could be replaced only by an infinite number of linear differential equations at the same order. This is the main whose first time provide
द होमोट्रोपी एनालिसिस मेथड इस तो इसमें यह है कि नोट दैट द ये जो रिसर्च हम अभी पेपर चला रहे हैं वो भी लियोन का ही है। और इसके बाद नोट दैट इट वाज ट्रेडिशनली बिलीव दैट सेकंड order differential equation could be replaced only by a infinite number of linear differential equation and the same order at the same order। तो हम उसको ब्रेक डाउन करके सेम आर्डर की जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले आते हैं। इफ द परटर्बेशन टेक्निक, atom decomposition method and the other tridirectional methods are used, so Lian and Tin approach 18 is difficult to understand for the tridirectional web points, although the work quite well in practice. However, this simple example in 18 reveals something novel and unuseful for him. The him can provide us freedom to directly define the auxiliary linear operator L for a linear subproblem. Obviously, if we can transfer a nonlinear equation into an infinite number of linear subproblems whose inverse linear operator are known and directly defined, it becomes straightforward to solve the original nonlinear problem. Obviously, if we can transfer a nonlinear equation into a number of linear subproblems whose inverse linear operators are known or directly defined, it becomes straightforward to solve the original nonlinear problem. This is indeed true in this paper, or we generalize the Helm-based analytical approach in 18 and propose to the method of the directly defining inverse operator or directly defining inverse operator in the frame of n। तो टुडे ये जो लेक्चर है बेसिकली वो डिस्कशन ही है कि हम किस तरीके से डायरेक्टली डिफाइन करते हैं इनवर्स ऑपरेटर को। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर्स एंड अगर ऑपरेटर का हमें अगर पता हो, कैन वी सॉल्व अ नॉनलीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मीन directly defining the inverse operator? This is an open question up to now. To the best of our knowledge, a positive answer is given in the frame of aim. In this paper, the paper are organized as follows. In 2, the method is directly defining inverse mapping and theorem of the convergence is briefly described. We give the detailed derivation and prove the theorem convergence mentioned in this section, and examples are used how to apply defining inverse operator, directly defining inverse operators to solve nonlinear differential equation. Some discussions are concluding remarks are given on okay, अभी हम यहाँ पे आते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के हम स्टार्ट लेने लगे हैं कि किस तरीके से हम इनवर्स ऑपरेटर जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक आइडिया ऑफ मेथड ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग इनवर्स मैपिंग। लेट अस कंसीडर द nth ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने सबसे पहले जो है आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने डिफाइन कर ली। मीन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सब्जेक्ट टू द यू लीनियर बाउंड्री कंडीशन, और उसके साथ जो है वो म्यू जो है बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं। बाउंड्री कंडीशन 1 है, 3 है, 4 है, 6 है। ये दो चीज़ें आपके पास पहले से होती हैं। अब वेयर यू ऑफ एक्स इज द अननोन फंक्शन एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो यू है ये अननोन फंक्शन होता है एंड ओमेगा इज एन interval of x and denote the nonlinear operator bi is the linear operator 1 to n or positive integer. Then ux is the unknown function है, ये जो function है ये unknown है, we want to find that function and x is independent variable है, x जो है वो independent variable है और ये जो है ये n जो है ये operator है और ऑपरेटर को आपको पता हो कि यानी कोई डेरिवेटिव वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ है। और उसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर और ए आई जो है वो बिलोंग टू ओमेगा है। ओमेगा जो बेसिकली है ये डोमेन है। डोमेन का मतलब ये कि आपको पता होता है कि आपने 0 to 5 जाना है, 0 to 6 जाना है, उसके दरमियान में ही कहीं सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। 0 to 10 जाना है, 0 to इन्फिनिटी जाना है, दिस इज़ द डोमेन। और ये हमारे पास जो बी आई है ये 1 to म्यू लिखा हुआ है। म्यू के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो है बी आई इज द लीनियर ऑपरेटर और ये लीनियर ऑपरेटर जो है ये जो ऑपरेटर है
ये भी एक ऑपरेटर है और एक ये भी ऑपरेटर है, बट ये डेरिवेटिव, ये बाउंड्री कंडीशन का ऑपरेटर है और ये हमारे प्रॉब्लम का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑपरेटर है। ये वाला ऑपरेटर हम कह रहे हैं कि ये पहले से ही लीनियर है और ये जो ऑपरेटर है ये नॉन लीनियर है। और इस ऑपरेटर की जो रेंज है वो 1 से लेके n तक है, 1 to n है म्यू की। और जो बी आई है वो जो है वो बेसिकली वो 1 से म्यू के दरमियान में है, जो आई कंटेन करता है। यहाँ पे हमारे पास है रिस्पेक्टिवली नोट दैट n इज इक्वल टू म्यू फॉर लीनियर प्रॉब्लम बट दिस इज अननेसेसरी फॉर नॉन लीनियर वन। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, n और म्यू जो है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं लीनियर केस में। क्या मतलब है इसका, आप यहाँ आके देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज n। तो आपने ये कहा कि ये कोई भी नॉन लीनियर ऑपरेटर है। नॉन लीनियर ऑपरेटर मीन के कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अंदर एक u पड़ी हुई है, कोई कम है जो हमें निकालना चाहते हैं और u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो x इज इंडिपेंडेंट है, u जो है वो डिपेंडेंट है और ये बाहर जो है ये ऑपरेटर है। ये नीचे बाउंड्री कंडीशनें लिखी हुई हैं जो कि कोई, ये आप ये समझें कि ये कोई लीनियर डेरिवेटिव है, मतलब डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स समथिंग इस तरह का कोई है। और इसमें ये जो है बी आई ये वैल्यू है। अब आपको पता है कि ये जो x है, x याद रखें कि इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशन होता है, वैल्यू होती है वो यानी आप जब रेंज देते होते हैं तो आपको ये पता है कि जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम देते हैं तो 0 to 5, 0 to 10, 0 to 8 कुछ भी हम यहाँ वैल्यू लेते होते हैं, या 0 to इन्फिनिटी। इसके अलावा यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे होते हैं ये, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है जो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है, वो यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यूज दी होती है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये वाला जो है ये ऑपरेटर है और दूसरे नंबर पे ये जो है ना ये डिपेंड करता है हमारा म्यू के ऊपर। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? म्यू पे। और म्यू क्या चीज़ होती है? म्यू यानी आई की वैल्यू पहले से लेके आखिर तक, मतलब यहाँ पे बीटा 1 हो सकता है, बीटा 2, बीटा 3 अप टू बीटा म्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कहते हैं n और म्यू एक जितने होते हैं जब लीनियर प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम नॉन लीनियर हो तो n और म्यू जो है वो एक जितने नहीं भी होते। अब इसका क्या मतलब है, आप लोगों को ये पता हो कि लीनियर कैसे हो जाता है जब n और म्यू एक जितने हो जाएं। वो बेसिकली ऐसे है कि जब हमें बी आई इज द लीनियर ऑपरेटर 1 से n है, इनके दरमियान में है। अब हम कहते हैं यहाँ पे अगर देखें, अगर इसकी वैल्यू म्यू की 1 हो जाए तो ये लीनियर होगा और n हो जाए तो भी लीनियर है, दरमियान में कहीं है तो ये नॉन लीनियर और लीनियर पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास है लेट, हमने ये ले लिया एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी जो है वो है साई 1 साई 2 अप टू साई ये है ये। अब आप देखें तो इधर फंक्शन के अंदर कहीं भी साई आपको नजर नहीं आ रहा, ये हमने डिफाइन किया। अब इसका हम एक रिलेशन बनाने लगे हैं, डिनोट अ कंप्लीट सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेस फंक्शन दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन जानते होंगे, अगर नहीं तो आप इसको समझ जाएंगे। बेस फंक्शन विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल फंक्शन दैट आर एक्सप्रेस्ड बाई एस इन्फिनिटी फ्रॉम द सेट ऑफ फंक्शन डिनोटेड बाई। अब इसको हम ये डिनोट कर रहे हैं कि v इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा ए के साई के ऑफ x, जबकि ए के जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब बात यह है कि ए के यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट में ये जो k है आप इसको वेरी करते जाएं तो आपको ये सोल्यूशन बनता जाएगा। बट इस सोल्यूशन के साथ कोई ना कोई यहाँ पे जो है पैरामीटर जो है वो साथ में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है बिसाइड लेट एस स्टार इज इक्वल टू दिस। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये अप टू इन्फिनिटी था, यानी कि अप टू, अब हम अगर एस स्टार ले लें तो उसकी लास्ट टर्म जो होगी वो म्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ पढ़ा था कि जो म्यू बेसिकली क्या है, म्यू जो है इसका एंड है, मीन जो बाउंड्री कंडीशन की लास्ट टर्म जहाँ तक हमने जाना है वो हमारे पास म्यू है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो आप खुद सोचें कि जब आप कोई टर्म ऐसी हो जिसको पता ही नहीं हो, मीन के उसकी हमने 2 लाख टर्में लेनी है, तो उनमें से अगर हम 10,000 या 50 या 60 लें तो एरर जो जनरेट होगा। लेकिन इस टर्म से जब इसमें आते हैं हम लोग, यानी कि इन्फिनिटी से क्लोज करके इसमें जब हम आते हैं, डिनोट अ सेट कंटेन द
a first mu simplest base functions of S infinity all functions that expressed by S star from the set of function denoted by। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यही जो टर्म है, अब इसको हमने V स्टार करके लिख दिया। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये अप टू इन्फिनिटी था और ये टर्म जो है अप टू म्यू है, हमने इसको फिक्स कर लिया। एज्यूम दैट u बिलोंग टू v एंड म्यू अननोन कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हम कहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो u है वो v से बिलोंग कर रहा है, इस v से, इससे बिलोंग कर रहा है, एंड म्यू अननोन कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अगर हम इससे इसको बिलोंग करवाएं तो u स्टार ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू म्यू a n साई ऑफ x, और ये जो है v स्टार से ये हमने ले लिया। ये जो u है ये बिलोंग इससे कर रहा है। हम अगर इससे इसको बिलोंग करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा नंबर होगा इनके दरमियान से, इनके दरमियान में जो u x के इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट है कि अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये, लेकिन कोई ये और इसमें आप फ़र्क देखें कि ये कोई और नंबर है u x, ये जो है u x अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब होगा कोई, लेकिन ये चूंकि अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ म्यू जा रहा है, और म्यू मैं आपको बता चुका हूँ इट इज़ द लास्ट वन वैल्यूज एट इन्वॉल्व ऑन द बाउंड्री के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो है। कैन अनलाइकली डिटरमाइन बाय म्यू लीनियर बाउंड्री कंडीशंस। अगर हम यहाँ पे यूनिकली यहाँ पे बी आई ये वैल्यू जाके हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन के अंदर, यहाँ पे इस u की जगह हमने वो वैल्यू पुट की है, जब पुट की तो ये आया। अब 10 वी कॉल u स्टार बिलोंग टू v स्टार विद प्राइमरी सॉल्यूशन राइट। अब हमने s के ऊपर ये कैप्सी डाल दी है और हमने लिख दिया साई म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 अप टू सो ऑन। क्या फ़र्क पड़ा इस पे? अब हमें प्रॉब्लम ये है कि u स्टार तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये तो प्राइमरी सॉल्यूशन आ गया। अब हमें म्यू तक तो पता चल गया, मीन हम यहाँ तक तो चले गए, लेकिन म्यू से आगे वाली टर्में जो मिसिंग हैं वो हमने यहाँ रख ली। तो अब के लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा s इन्फिनिटी था उसके हमने दो हिस्से कर लिए, एक यहाँ से लेके म्यू तक, और फिर म्यू से जो आगे वाला पार्ट है उसको हमने s कैप कह दिया, और वो ये है। All function that expressed by the s bar from a set of function denoted by v कैप जो होगी वो ये होगी। अब ये देखें स्टार्ट कौन से हुआ, उससे आगे से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे we are talking about this one। First of all, when we are here, first of all we suppose this is the any set, it is start from 1 to infinity। We break the s in two parts, first one is s star and it is going to 1 to mu, and second one is s cap and it is start from mu plus 1, where here we stop on mu, this one is stop on mu, and next one start from mu plus 1 and up to infinity। तो इसको हमने दो हिस्सों में रख लिया तो एक v कैप एक नया फंक्शन बना। ऑब्वियसली जो v है वो v कैप यूनियन v है, v स्टार है। v स्टार तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, अब u कैप का मसला है। सिमिलरली लेट हम कर लेते हैं कि एस आर जो है वो क्या है हमारे पास, साई 1 ऑफ एक्स है, साई 2 ऑफ एक्स है। और आप ऊपर जाके देखें तो ये साई 1 जो है म्यू प्लस 1, हमने ये जो फंक्शन है ये हमने एस आर सेलेक्ट करे। बी इनफाइनाइट सेट ऑफ बेस फंक्शन दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑल फंक्शन एक्सप्रेस्ड बाय एस आर फॉर्म अ सेट ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय u इज इक्वल टू m प्लस 1 टू इन्फिनिटी सी एम यू एम एक्स सी एम बिलोंग टू आर। अब हमने एक और फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लिया, और वो फंक्शन जो है वो डिपेंड करने लगा है, ये अप टू m तक जा रहा है। तो be a infinite set of base function that is linearly independent and all the function expressed by s are and set of function denoted by, ये linearly independent है, इसको हमने इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया। अब क्वेश्चन ये है कि यही काम हम ऊपर भी कर चुके हैं, बट वो जो काम था इसमें वहाँ हमने यहाँ s इन्फिनिटी की जगह एस आर लिख दिया, और r जो है यहाँ पे और इधर जो है इन्फिनिटी की जगह जस्ट r लिखा हुआ है, बाकी हमने कोई भी नया काम नहीं किया। अब हम आते हैं यहाँ पे, एज्यूम दैट जो n है बिलोंग टू u है। हम कहते हैं कि जो हमारा नॉन लीनियर जो फैक्टर है वो u से बिलोंग कर रहा है। से दैट द नॉन लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर n इज काइंड ऑफ मैपिंग फ्रॉम v टू u। तो अब हमारी जो मैपिंग है वो क्या है, v टू u है।
मैपिंग कहाँ से कहाँ है, v to u है, v to u that is n is v to u in the frame of ये जो टर्म है हमारे पास ये है, यहाँ हमने इसको डिस्कस किया है, इसको हम पढ़ते हैं। इनवर्स मैपिंग है ये, डायरेक्टली यहाँ से मेथड ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग इनवर्स मेथड ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग इनवर्स मेथड। तो ये वो मेथड है, यानी कि इनवर्स मेथड को डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए। अब हम यहाँ से यहाँ आए, मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन, ये आगे into the frame of method of defining directly inverse method the series solution u of x is given by, तो हम इसकी जो सीरीज सोल्यूशन है वो हम ये ले लेते हैं u naught of k is equal to 1 to infinity u k of x, where u naught of x is the initial guess which satisfy all the linear boundary condition too, and beside we have great freedom to choose it, and u k of x belong to v is given by, तो वो यहाँ से हमें ये चूज किया गया है कि इसके चूज करने में हमें फ्रीडम है। ये जो पॉइंट है, जो इक्वेशन नंबर 10 है, ये जो है आप लोगों ने इससे पहले जहां भी आप हेम का टेक्निक यूज करते हैं तो याद रखें कि दिस इज द वे वी चूज द ऑपरेटर। यहाँ पे चूंकि हम अभी पेयर मैथमेटिक्स की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पे जो है इस सीरीज को अगर आप लोग देखें तो भी आप लोगों ने यहाँ पे इस सीरीज को आप बहुत इफेक्टिव देखेंगे। यानी मैं इसके ऊपर फिर से आपको यहाँ पे लाने से पहले दो पॉइंट्स आपके पीछे से क्लियर करवा दूँ। नंबर 1 ये है कि हमारा जो नॉन लीनियर प्रॉब्लम है वो ये है, उसके साथ बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। हमने कहा कि ये जो n है ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है, और u जो है ये अननोन फंक्शन है जो हम निकालना चाहते हैं, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो हमारा bi है, bi की जो है ये बाउंड्री ऑपरेटर है, और u जो है ये वही u है जो ये है, और ये जो bi है ये जो u है ये डिपेंड कर रहा है किसी वैल्यू के ऊपर। अब हमने कहा कि bi जो है उसका आउटपुट है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हमने ये कहा कि जाहिर है इसका कोई ना कोई तो इसका हल होगा हमारे पास। हमने डिफाइन किया s को हमने ले लिया नॉन लीनियर, यहाँ पे s को हमने लिया s इन्फिनिटी, यहाँ से साई 1 से लेके साई इन्फिनिटी तक, ये हमने ले लिया। ऊपर देखें क्वेश्चन में कहीं भी साई नहीं है, हमने साई को यहाँ डिफाइन किया। अब साई को हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका नाम हमने b रख लिया। अब हमने क्या किया, आपको पता है किसी फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन की जब बात करेंगे तो फिर रेंज, तो फिर हमने इससे फिर यहाँ तक लिखने के बाद हमने s इन्फिनिटी को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक s स्टार में और एक s कैप में। s स्टार को हमने 1 से लेके म्यू तक रख लिया, ये यानी कि यहाँ तक रख लिया, और जो s स्टार है उसको हमने म्यू तक रख लिया। और अगर जो हमारे पास इसके v को हमने इस तरह डिफाइन किया जैसे ऊपर किया है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ म्यू आया हुआ है। इस तरह u स्टार भी हमने डिफाइन कर लिया, और ये u स्टार की वैल्यू जाके बाउंड्री के अंदर पुट कर दी है। तो हमारी जो डोमेन है वो रेडी है, रेडी नहीं है बल्कि s कैप को भी हमने डिफाइन कर लिया, v कैप को। और s कैप का आपको पता है, मैंने डीपली इसको डिस्कस किया कि s कैप जो बेसिकली है, जहाँ पे s स्टार खत्म हो रही है वहां से आगे s कैप है, तो s और s कैप को जोड़ने से कंप्लीट s बन जाता है। और इसी तरीके से v कैप और v स्टार को जोड़ने से, v स्टार और v कैप को जोड़ें तो कंप्लीट v बन जाता है। ये थी हमारा पूरा प्रोसेस डोमेन के लिए। अब ये जो पार्ट है ये इससे सेपरेट है, ये रेंज के लिए है, इसलिए हमने इसके साथ लिखा एस आर, और एस आर शुरू 1 से हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। इसका ताल्लुक प्रीवियस से नहीं है, ये इसका ताल्लुक हमारे आंसर से है, हमारे रिजल्ट से है। अब हमने इसको जो डिफाइन किया u को, वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है। और ये जो है डोमेन को तो हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया था, लेकिन रेंज को ब्रेक नहीं किया। अब जो हमारी रेंज है उसको हमने कहा कि जो u ऑफ x है, u ऑफ x जो है बेसिकली ये कैपिटल U है, u ऑफ x भी यानी इसका कोई वो जो अननोन सॉल्यूशन है वो इस शक्ल का होगा, जो क्या है u नॉट, और इसके ये दो हिस्से हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं कि अगर ये जो है इक्वेशन नंबर 9, इस पे आप फोकस करें, वेयर u नॉट इज द इनिशियल गैस, ये हमारा इनिशियल गैस है, और इसको चूज करने का तरीका ये है, initial gas to satisfy the linear boundary condition 2, and beside we have great freedom to choose it, and u k of x belong to v is given by।
अगर हम यू के ऑफ एक्स की बात करें तो यू के ऑफ एक्स जो है वो आ गया एक्स के इंटू यू के माइनस वन इंटू एक्स सी नॉट एल ऑफ डेल्टा के माइनस वन इंटू दिस। और ये अब सवाल ये है कि यहाँ ऊपर तो इतना सिंपल सा था, नीचे आके यू के साथ ये जो पीछे एक ये चीज़ है और ये कहाँ से इन्वॉल्व होगी। अब जो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर ये हमारे पास मैं इसको आउटपुट के मीनिंग में हूँ, इनपुट क्या होगी, इनपुट यही होगी कि कोई ऑपरेटर होगा, ऑपरेट होने के बाद जब आंसर आएगा तो वो आउटपुट होगी। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें नई आई हैं, एक डेल्टा इन्वॉल्व है जो कि आप इसमें देखें तो डेल्टा इन्वॉल्व नहीं है। सीरीज को जब हमने अप टू 2 तक अगर ओपन कर रहे हैं तो ये दो वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं इनमें भी कुछ चेंजिंग है। वो विद द डेफिनेशन डेल्टा एन ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली जो है वो है डी एन एन यू नॉट ऑफ एक्स। और ये यहाँ से आप अगर देखें तो आपको इसके मीनिंग क्लियर होंगे कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा ऑपरेटर है, इसका क्या मकसद है। ये है डी एन, हम डी एन को डिस्कस करते हैं और उसके साथ एन जो है आपको पता है नॉन लीनियर ऑपरेटर है, यू नॉट जो है वो इनिशियल गैस है और जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू जे ऑफ एक्स क्यू जे बिलोंग टू यू। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो u से बिलोंग करेगा और ये जो एक्स के है ये 0 होगा और ये जो है एक्स के जो है वो 1 होगा। अगर k ग्रेटर देन 1 हुआ और अगर k इक्वल टू 1 या लेस देन 1 हुआ तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आके हम कहते हैं ये टर्म जो है ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इट मीन के इसको तो इफेक्ट को हम अभी सपोज 0 समझे हैं तो ये ऑपरेटर जो है ये हिस्सा हमें डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से सी नॉट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर। यहाँ पे जो सी नॉट है इसको हम लोग कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर कहते हैं। ये जो है ये कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर विच हैव टू ग्रेट फ्रीडम टू चूज whose L is directly defined inverse mapping to operate Dn and so called the nth ऑर्डर होमोट्रोपी डेरिवेटिव। इस dn को हम लोग कहते हैं nth ऑर्डर होमोट्रोपी डेरिवेटिव। और ये जो सी नॉट होता है ये हमारे एल ऑपरेटर को फ्री कर देता है। फ्री मीन के एल ऑपरेटर का चूज आप जब करेंगे तो अगर आपकी इसमें चेंज आता है तो वो सी नॉट के अंदर उसकी चेंजिंग चली जाती है और आपकी सी नॉट की वेरिएशन के ऑपरेटर के फर्क को दूर कर देती है। which we have to great freedom to L directly define inverse mapping the operator dn is so called। ये जो dn होता है इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं 1 over n factorial partial n of I over partial q n q equal to 0 whose properties were provided by Leon 20 and briefly listed the approximated of the paper। note that we can regard ये हमारे पास आता है, ये जो है इसको तो पहले हेम में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इसको हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन मैं इसको रिपीट करूँगा आपको 2-3 पॉइंट मजीद क्लियर करवाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास ये है कि नोट दैट वी रिगार्ड यू के कैप ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट हैं दो हैं, इसके 3 हैं, इसके साथ एक सीरीज जुड़ी हुई है और साथ में ये 2 हैं। अब देखें कि ये तो आप ये समझें कि ये तो एग्जैक्ट कोई इसका सोल्यूशन है ना। एग्जैक्ट मीन के अगर हम यहाँ से सीरीज को हटाएंगे तो हमारे पास कोई इनिशियल गैस तो आ ही जाएगा। मीन टू से कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि हमारे फर्स्ट टर्म के लिए इनफ होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये हमने यहाँ लिखा कि यू कैप में जब लिखा तो इस पार्ट को छोड़ दिया है, इस पार्ट को छोड़ दिया और ये हमने यू कैप लिखा। यू कैप में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 0-1 होता है और ये जो टर्म है ये लीनियर ऑपरेटर है और ये जो है कन्वर्जेंस कंट्रोल पैरामीटर है। कन्वर्जेंस इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो एक तो ये वाली टर्म है और दूसरे नंबर पे ये है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली टर्म जो कंफ्यूजिंग टर्म है आप इसको गौर करें तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है डी एन जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं nth ऑर्डर होमोट्रोपी डेरिवेटिव है। ये वाली टर्म होती है, ये डेरिवेटिव होता है जितनी टर्म का हमने लेना पड़े। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बाकी जो टर्म है और इसके साथ में ये बजाते खुद एक सीरीज पे मुनहसर होता है और उसमें भी ये जो क्यू जे इन्वॉल्व होता है, इस टर्म के अंदर जो है वो क्यू जे इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे देखें ये क्यू एन है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जे क्या चीज़ है, तो जे की वेरिएशन इसमें इन्वॉल्व होती है यू जे और ये। तो आप अगर गौर करें तो आपको इन दो के अंदर एक बड़ा सा समुंदर क्लोज दिखाई देगा। वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ फ्री बट
ये जो लिखी हुई टर्म है ये वाली कि डेल्टा वाली टर्म बेसिकली खुद एक सीरीज है, और उस सीरीज के बाहर नॉन लीनियर ऑपरेटर है, और नॉन लीनियर के साथ ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि होमोट्रोपी डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ये सारी टर्म मिल के ये डेल्टा बना रही है। अब आप लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग है कि भाई ये क्या चीज़ है, मीन हम इसको जब प्रैक्टिकली देखें तो हमें समझ आए। उसमें से हमने 2 पार्ट ले लिए, तीसरा जो है ये वाला पार्ट हमने इसको छोड़ा हुआ है, और हमने ये देखा कि इस पार्ट के अंदर बजाते खुद एक सीरीज इन्वॉल्व है, ये हमारे पास है। एज अ स्पेशल सोल्यूशन ऑफ यू के ऑफ एक्स, अब हमें इसका अगर स्पेशल सोल्यूशन चाहिए तो यू के ऑफ एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू म्यू ए के आई साई आई ऑफ एक्स बिलोंग टू वी स्टार। ये हमने जो सोल्यूशन लिया है ये वी स्टार से लिया, ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वी से ले रहे हैं। As the primary solution of UK respectively according to 13, delta n defining by 11 can regard the coefficient of the Maclaurin series of governing equation with respect to the embedding parameter q belong to 0 1 से। अब यहाँ पे जैसे आपने ये जो सीरीज देखी है ये बेसिकली ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको ओपन करें तो आपको मैक्लारन सीरीज दिखाई देगी। मैक्लारन सीरीज जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, और आप इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल पे एक और लेक्चर है जो कि हेमोट्रोपी एनालिसिस के जनरल टॉपिक के बारे में, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ये सीरीज क्या है और इसका रिलेशन बैक से क्या है। वो एक कंप्लीट लेक्चर है, आप उसको देखें तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास है, हमने सेलेक्ट किया है यू स्टार को, तो इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लेक्चर का सेकंड पार्ट में इसको देखें। ये आप जब हम इसके एग्जांपल पे जाएंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो आप लोगों को ऑपरेटर चूज़ करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह अब सेकंड पार्ट पे हम इसको मज़ीद एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।